दवाइयों की खरीदी में आप कर सकते हैं 60% तक की बचत क्वींस केयर केमिस्ट पर। क्वींस केयर केमिस्ट में आपको हर तरह की दवाई मिलेगी, जहां ओरल मेडिसिन पर 20% तक, जेनरिक मेडिसिन पर 40% तक और सर्जिकल आइटम पर 60% तक की छूट मिलेगी। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबर पर आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप करनी पड़ेगी। क्वींस केयर केमिस्ट से अब आपको घर बैठे दवाइयां मिलेगी, वो भी फ्री होम डिलीवरी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मेडिकल फील्ड में किस तरीके की घटनाएं होती हैं, काम करने वाले डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस किस तरह से असंवेदनशीलता बरतते हुए काम करते हैं। असंवेदनशीलता, बरसों का मेडिकल फील्ड, अस्पताल में काम करना, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, खास करके निजी अस्पतालों में केस को बिगाड़ने के बाद किसी भी तरह की जिम्मेदारी न स्वीकारना, और जिस परिवार का ये केस होता है उस परिवार को कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां, यानी आर्थिक रूप से लेकर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से परेशानियां झेलनी पड़ती है। आज हम आपके सामने मुमरा का ये केस सामने ला रहे हैं। ये बॉम्बे कॉलोनी के रहने वाला परिवार है। हमारे साथ आप देख सकते हैं इकबाल खान, ये बैठे हैं, उनके साथ उनकी वालदा है, उनकी माता जी है। तो इकबाल खान की पत्नी सना खान, इन्हें प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए कुर्ला नर्सिंग होम में, जो कि कुर्ला में है, 13 दिसंबर को भर्ती किया गया। 14 दिसंबर को इनकी पत्नी सना खान अचानक वेंटिलेटर पे चली गई। क्यों गई, कैसे गई, उसमें डॉक्टरों की, स्टाफ की, पूरे अस्पताल की किस तरह की लापरवाही है, और उसके बाद कोई भी जिम्मेदारी न स्वीकारना, तो इस पर रोशनी डालेंगे। हम इस परिवार से बात करेंगे। सबसे पहले हम इकबाल खान साहब से बात करेंगे। इकबाल जी, क्या बताना चाहेंगे, कैसा ये 13 दिसंबर को एडमिट के बाद सिलसिला शुरू हुआ? आज 56 दिन हो गए, अब आपकी पत्नी केईएम अस्पताल में है जी, और वो भी वेंटिलेटर पे ही है जी। तो ये इतने दिनों से जो सिलसिला चल रहा है, क्यों कर चल रहा है, क्या वजह है इसकी? 13 तारीख को हम कुर्ला नर्सिंग होम में लेकर गए, उसे एडमिट किया। लेबर पेन था, नॉर्मल जैसा रेगुलर होता है। 9 मंथ्स हमने पूरा रिजवाना अंसारी डॉक्टर को दिखाया, कुर्ला नर्सिंग होम की गायनोकोलॉजिस्ट है, एमडी है, एमबीबीएस है, उसको दिखाया। उसने सब चीज़ नॉर्मल बताया। 9 मंथ्स तक सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। जिस दिन 13 को उसको लेबर पेन स्टार्ट हुआ, लेबर पेन के दिन उसे ले गए रात में। तो डॉक्टर ने बोला आज नहीं है पॉसिबल, कल तक इंशाल्लाह हो जाएगा। हमने वेट किया 24 आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गए। तो डॉक्टर का विज़िट नहीं है हॉस्पिटल में, बिल्कुल विज़िट नहीं है। डॉक्टर एक बार आके चली गई, और बाकी सारी चीज़ें सिस्टर पे डिपेंड थी। वो ज़्यादा पेन, लेबर पेन लेने की वजह से एग्जॉस्ट हो गई। एग्जॉस्ट होने की वजह से 7-8 बजे मगरिब के वक्त फिर बच्चे ने टॉयलेट कर दिया। फिर भी डॉक्टर नदारत थी वहाँ, डॉक्टर का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ फ़ोन पे कांटेक्ट था। ना उसकी कोई जूनियर डॉक्टर है, सिर्फ एक सिस्टर है जो अनएक्सपीरियंस्ड है। उसको वो जो फ़ोन पे अपडेट देती थी डॉक्टर्स को, वही पता चलता था। और डॉक्टर अपने ओपीडी में 500-500 रुपये जमा करने के चक्कर में वहीं पे अपना वक्त ज़ाया करते रहे। यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट होते गया। बच्चे ने जब टॉयलेट कर दिया, उन्होंने मुझसे कंसर्न लिया कि हमको सीजरिंग करना होगा। मैंने एक्सेप्ट किया, मतलब जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी करें, पर डॉक्टर आए तो किया जाएगा। लेबर रूम में लेके जाने के बाद मेरी वाइफ वहाँ पे आधे घंटे तक डॉक्टर के वेट में रह गई। फिर डॉक्टर कहीं से आई, ओपीडी के 500-500 रुपया जमा करके उसका हो गया, तो आई आधे घंटे बाद। जब वहाँ पहुँचती है डॉक्टर, तब तक उसका काफ़ी लेट हो चुका था। डॉक्टर का वर्डिक्ट ये है कि मैं अंदर आई, वैसे ही उसको अकड़ी आ गई, सीजरिंग आ गई, और सीजर आने के बाद उसको फ़ौरन हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ गया। अच्छा। ये डॉक्टर का वर्जन है। लेकिन रिजवाना अंसारी का कि मैं जैसे एंटर की, अब तुम एंटर आधे घंटे बाद ही कर रहे हैं, जब मतलब पेशेंट एकदम क्रिटिकल हो चुका है, और उसके बाद ये आप एपिसोड बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पंपिंग किया, वो उठी नहीं। पंपिंग के बाद नहीं उठी तो उसको CRP देना पड़ा। जो CRP होता है, जिस शॉक होता है, वो शॉक देना पड़ा। शॉक से वो रिवाइव हुई 4 से 8 मिनट, 10 मिनट ऐसा। मुझे केम के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि कम से कम 10 मिनट तक वो होश, मतलब वो डेड एज ए डेड कोमा में, या फिर उसके पल्स नहीं चल रहे थे, हार्ट बीट नहीं कर रहा था, बिल्कुल बीट नहीं कर रहा था। शॉक के बाद वो वापस रिवाइव हुई, और तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, और उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है। उसको ग्लोबल हाइपोक्सिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जिसमें ब्रेन बहुत
बहुत पोर्शन ब्रेन का डैमेज हो जाता है। अब वो कोमा से भी डिफिकल्ट सिचुएशन में है और तब से उसको वही टाइम पे वेंटी भी लगा दिया गया, बेबी डिलीवर नहीं कर पाया, डॉक्टर ने बेबी डिलीवर नहीं की और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बेबी के हार्ट बीट्स भी बंद हो गए। उसके माँ के हार्ट बीट से बेबी के हार्ट बीट्स कनेक्टेड होते हैं और जैसे ये पूरा एपिसोड हुआ तो बेबी के भी हार्ट बीट बंद हो गए। अब बच्चा डेड है, माँ के पेट में है, ये भी एक खतरा। पेशेंट मेरी वाइफ वेंटिलेटर पे है, ये भी एक खतरा। अब ये सारे इतने क्रिटिकल कंडीशन में लंग्स में पानी भर गया, वो जो पूरा एपिसोड हुआ 4 मिनट का उसके वजह से लंग्स में भी पानी भर गया। अब ये सारे एपिसोड में डॉक्टर मुझे उसके बाद बोलती है कि इसको यहाँ पे नहीं रखा जा सकता है, इसको टर्शियरी केयर सेंटर लगेगा, हमारा सेकेंडरी केयर सेंटर है, इसको रहेजा, फोर्टिस, हिंदुजा यहाँ लेके जाना पड़ेगा। 12 लाख का 10 से 12 लाख खर्चा होगा। आप मुझे फ़ौरन बताएं ताकि मैं वहाँ बात करूँ। ये रिजवाना अंसारी का बात है, उसके बाद उसका यही स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि 12 लाख लगेगा, आप फ़ौरन बताएं मुझे, 10 मिनट में बताएं, टाइम नहीं है पेशेंट के पास, बहुत क्रिटिकल है। अब मैं उसको डॉक्टर से झगड़ा करूं कि मैं 12 लाख का इंतजाम करूं उतने दौर में, वाइफ की ज़िंदगी बचाऊं अपनी। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कहीं पे भी देखें, जहाँ पे भी हो सकता है हम लोग कैसे भी इंतज़ाम कर लेंगे। जब उसने फ़ोन की तो ना फोर्टिस वाले एक्सेप्ट कर रहे थे, हिंदुजा वालों ने मना कर दिया, रहेजा वाले ने बोला RT-PCR चाहिए। उसके तरफ से कोई भी हमको हेल्प नहीं मिली, उसके सारे हेल्प फेल हो गए। फिर हमारे सोर्सेज से हमने उसको कोहिनूर, कुर्ला कोहिनूर में एडमिट करवाया, उसका कोई सोर्स नहीं था। वो जो सोर्स था उसने उसे डाटा भी, वो भी एक डॉक्टर थी, उन्होंने उसे डाटा भी कि आपको आप अपने एक सीनियर डॉक्टर के साथ में एम्बुलेंस में उसको भेज के वहाँ पे पूरा हैंडओवर करेंगे, तब जाके कोहिनूर में वो आई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिलीवरी हुआ वेंटिलेटर पे, डेड बेबी को डिलीवर किया गया। में कुल कितने दिन आपकी बीवी रही? 24 आवर्स एग्जैक्टली, पूरे 24 घंटे। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ गए कोहिनूर में गए, वहाँ पे तो केस एकदम ऑलमोस्ट बिगड़ चुका था। 4 दिन कोहिनूर में रखने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इसको जो बीमारी है, जो इंजरी हुई है इसके ब्रेन में, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, तो बहुत लंबा पीरियड लगेगा, आप यहाँ पे ना रखें, इसको केम या ऐसे हॉस्पिटल्स में लेके जाएं क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत लंबा है इसका और महंगा भी होगा। पर डे लाख रुपये, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। 1 लाख रुपया पर डे कोहिनूर का चार्जेस था। वो हमको 4 दिन में 6 लाख 6.5 लाख का बिल बन चुका था। और इसके बाद विथ मेडिसिन एवरीथिंग, उन लोग अंदर से ही मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, बाहर से लाने नहीं बोलते हैं। अब यहाँ से जब हम लोग केम हॉस्पिटल में गए तो केम हॉस्पिटल में उन लोगों ने ये कहा कि भाई कंडीशन ख़राब है, क्रिटिकल है, और सेम कंडीशन आज तक अभी तक वही मेंटेन है, उसके ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसकी जो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसमें मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर्स होने स्टार्ट हो गए हैं और वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। ये कोहिनूर अस्पताल में कितने दिन थी? 4 दिन थी। 4 दिन। हाँ, 18 तारीख को यहाँ एडमिट, 14 की रात को वहाँ पहुँचे, 18 के रात को 8 साढ़े 8 बजे हम लोग केम में पहुँचे। और उसके बाद से लेकर अब तक केम में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है, ICU में है और अभी तक वैसे ही कंडीशन में चल रहा है। आपकी बीवी इस कंडीशन में पहुंची, क्या आपको लगता है कि कुर्ला नर्सिंग होम डॉक्टर रिजवाना अंसारी ये जिम्मेदार है उसके? बिल्कुल यही जिम्मेदार हैं, क्योंकि केम के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी ये बोल रहे हैं कि इसका ये कंडीशन, इसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, हार्ट रिलेटेड कोई सीजर से रिलेटेड, अकड़ी से रिलेटेड कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, मतलब कोई ना आर्टरी ब्लॉकेज है, कुछ नहीं है। फिर इसको ये हुआ क्यों? डॉक्टर्स को ये डाउट है कि इसको जो ये हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि उसने एनेस्थीसिया दी है। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर्स, ये बहुत बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंस है कि एक पेशेंट का वाइटल स्टेटस चेक किए बगैर उसको एनेस्थीसिया देना, ये बहुत बड़ा, मतलब उसको ऑपरेट करना था, ऑपरेशन करके, क्योंकि उसने मुझे पूछी थी ऑपरेशन करूं, मैंने बोला हाँ, तो उसको ऑपरेशन के पहले एनेस्थीसिया लगता है, ये कंपलसरी है। उसका डोजेस कम या ज़्यादा उससे हो चुका है और ये बहुत बड़ा। और इसमें और एक डाउट है कि क्या वो टाइम पे एनेस्थीसिएटिक थे, क्योंकि ये गायनेक नहीं दे सकती है, उधर के भी डॉक्टर्स बोला, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो हमको कहीं दिखे नहीं, एनेस्थीसिस्ट होता है। हाँ, वो एनेस्थीसिएटिक नहीं थे वहाँ पर अवेलेबल। और कुछ मतलब ना फैसिलिटीज अवेलेबल, ना डॉक्टर्स, हो सकता है वो खुद ही एनेस्थीसिएटिक बंद के इंजेक्शन दे दिए हो उसने। और उसके डॉक्टर्स का यही डाउट है केम के हॉस्पिटल के। अच्छा। इवन डॉक्टर्स ने रिजवाना का नंबर मुझसे डिमांड किया, मैंने उसको नंबर दिया, डॉक्टर्स ने उधर से भी बात किया पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा। उनका रीज़न क्या है, मैंने जब पूछा आप मुझे बताइए तो बोले नहीं, अब मैं आपको कुछ बोलूँगा आप उसको कुछ अलग वे में ले लें और आप रिजवाना के साथ कुछ गलत कर दें तो उसकी जिम्मेदार मैं बन जाऊँगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकता। तो उनका ये बोलना था कोई ऑफिशियल्स हमसे पूछेंगे तो हम उनको जवाब देंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा।
केम हॉस्पिटल का ये मुझे बोलना है, केम हॉस्पिटल के HOD से भी बात हुई, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी बात हुई। अब इकबाल भाई क्या सोचे आपने आगे? अभी आगे ये है कि हमने एक अर्जी बनाई है, एक्चुअली FIR करने गए थे पर हमको प्रोसेस पता चला कि ऐसा नहीं है, अर्जी देनी पड़ेगी। हमने कुर्ला के DCP को अर्जी दी है ना, DCP को, ACP को और एक सीनियर इंस्पेक्टर नाम के चौहान को, ये तीनों को भी अर्जी दी है। उनका स्टैंप जितेंद्र आव्हाड को भी दिया है कि उनके थ्रू भी कुछ हो जाए। तो स्टैंप लगा करके हमको वो रिटर्न भी मिला है, एक्सेप्टेंस का वो दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है साथ में। अब इंशाल्लाह हमको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जाना है और वकील से बात की हुई है। और मेरा एक सर अपील है कि कोई भी रिजवाना अंसारी के पास अगर जाना हो तो प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन, वो लापरवाही, उसके 500 के जो चक्कर में कि OPD में रहना और पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ हो और आप OPD में पेशेंट्स को देख रहे हैं, नए पेशेंट को 500 रुपये के चक्कर में, वो बहुत बुरी चीज़ है। एक पेशेंट के जान से खेलना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरा अपील है कि कुर्ला में जितने भी लोग हैं रिजवाना अंसारी के पास कभी नहीं जाएं अगर वो अपना जान की भलाई चाहते हैं। तो मेरा एक और डिमांड है कि रिजवाना अंसारी का इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डॉक्टरशिप कैंसिल करानी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ कानूनी कार्रवाई के थ्रू उसकी डॉक्टरशिप हम चाहते हैं कि कैंसिल हो, ताकि आगे कोई दूसरा पेशेंट इस चीज़ का शिकार ना बने, उसके लापरवाही का और उसके पैसों के चक्कर में दूसरी जगह रहने का, और जो एक्चुअल पेशेंट को ज़रूरत है वहाँ नहीं मौजूद होना। हॉस्पिटल में हम डॉक्टर के भरोसे जाते हैं कि डॉक्टर उसको ट्रीट करेंगे, पर डॉक्टर अपने दूसरे नए पेशेंट्स के चक्कर में OPD में रह जाएगी, तो फिर हम क्यों लेके जाएं हॉस्पिटल में। अच्छा, आप कुछ मुझसे जब आपने फोन पर बात की थी तो आपने मुझे बताया कि नर्स है, सिस्टर्स है, ये स्टाफ भी जो है वो उतना जिम्मेदारी से वहाँ काम नहीं कर रहा था। इनएक्सपीरियंस है, कोऑपरेटिव नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि पेशेंट को हो रहा क्या है और उनके ऊपर करना क्या है। उनके ऊपर डिपेंड डॉक्टर कर रही है कि वो जो बोलेंगे वही एक्सेप्टेंस होगा। मैं जबकि हम लोग जब बोल रहे थे कि हमको बात करने दो डॉक्टर को, तो सिस्टर्स का इतना ऐसा एटीट्यूड, हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए जो बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। उन लोग को बात करने की तमीज़ नहीं है और वहाँ पे जाना ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि यहाँ क्यों। हम तो डॉक्टर के डिग्री देख कर गए थे कि MBBS है, MD है, पर वो डॉक्टर ने सिर्फ लापरवाही की और ओवर कॉन्फिडेंस की, मैं तो सब हो जाएगा, मेरे सिस्टर्स देख लेंगे। और एंड तक सबसे बड़ा इशू ये है कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है उस वक्त जिस वक्त पेशेंट को लेबर रूम में लेके गया है, बच्चे ने टॉयलेट कर दिया, ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। इस वक्त में आधे घंटे बाद वो स्कूटी से कहीं से भाग दौड़ के आ रही है अपना OPD हैंडल करके कि 2 पेशेंट और देख लूँ, 1000 और जमा हो जाएंगे फिर मैं पहुँचती हूँ। ये जो एटीट्यूड है पेशेंट की तरफ, ये एकदम केयरलेसनेस का और एकदम मतलब जान लेने वाला एटीट्यूड है। यानी डॉक्टर एक ऐसा पेशा, और डॉक्टर को लोग फरिश्ता मानते हैं, जान बचाने वाला, लेकिन अब ये पैसा कमाने वाला पेशा बन गया। बस वही है कि मैं दूसरे पेशेंट देखूं, ये तो पहले से ही मेरे पास फंसे हुए हैं, ये तो देंगे ही मुझे पैसा, मैं उधर और 1000 बना के आती हूँ, फिर जब तक यहाँ सिस्टर देख लेंगे। और इसी के वजह से सारी चीज़ हुई है। माँ जी क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी है, आपके दामाद आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने इतनी सारी बातें रखी है, आप क्या बताना चाहेंगे और क्या मांग करेंगे सरकार से, पुलिस से? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी बहुत मुसीबत में है, बहुत तकलीफ़ उठाई है, रिजवाना अंसारी ने उसको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, उसकी लापरवाही की सज़ा वो ले रही है। उसके लिए मुझे बहुत इंसाफ चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं से ज़्यादा चाहती हूँ। बस मेरी बच्ची सना के लिए आवाज़ उठाओ, सरकार से अपील करो, और उसके लिए मतलब मेरे को एक्शन चाहिए। आज मेरी बेटी जो कंडीशन में है वो बहुत तकलीफ़ में है, उसकी हालत जो बनाने की जिम्मेदार रिजवाना अंसारी है। रिजवाना अंसारी को पहुंचाने के लिए मुझको सहारे की ज़रूरत है, उसको पहुंचाओ आप लोग, जहां तक के हो सके उसको सज़ा मिलना चाहिए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती।